देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कैसे? बात है, आज तो आपने बड़ा रंग पहना हुआ है। आज हैप्पी पिंक डे है ना। हैप्पी पिंक डे क्या होता है? ओह अच्छा, कोऑर्डिनेशन भी हुई है। वाह वाह। लेकिन भाईजान सब जानते हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं। कितने ज़हीन आदमी ने। इन्होंने मैं पहली बार शवारमा लैके देता तो फड़ के कहते हेलो 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 हेलो। मैं शवारमा लैके दिता ते मैंने कहंदे ने यार नाल चाबी भी लैके दे कि तो खोलना है। मैं इन्होंने शवारमा दिता तो जो मिख कड्ढन लग पे। लेकिन हुण ते अल्लाह दा शुक्र हुण ते फुल सेट, हुण ते अपनी रेडी है शवारमा की। अब तो माशाल्लाह होस्टिंग भी आप करते हैं, शवारमा भी आपके पास है। तो गेस्ट कौन से आपके पास? जी बिल्कुल, बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को, इससे पहले कि मेरे शोर में लीक कर जाएं। लीजिए, बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर पहली बार एमपीए बने हैं जनाब अहमद भट्टी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट हैं रबानिया शिरजी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह रबानिया जी, बहुत खुशी हो रही है आपके आने की। एक शेर मैं लाया हूँ जी भट्टी साहब के लिए। बल्कि भट्टी साहब की तरफ से किसी को मैं कर रहा हूँ सर, आपकी तरफ से, कि रुखसत की घड़ी हमको ये मालूम नहीं था, ताउम्र कोई दिल में मेहमान रहेगा। उस शख्स से अब मेरा ताल्लुक है बस इतना, जब तक है मेरी सांस मेरी जान रहेगा। हाय हाय। कोई गुस्से च गल करे ते ना कुड़िया करो। अच्छा जी। खब्बे दा इशारा दे के सज्जे मुड़िया करो। जिंदगी च अगर अगे वधना चाहुंदे जे वासे भाई, ते वड्डे वड्डे कदम चुक के टुरिया करो। क्या बात है जी। अहमद भट्टी साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। फर्स्ट टाइम इन पंजाब असेंबली, जी यस। और कैसा महसूस कर रहे हैं? ज़ाहिरी बात है जी, अच्छा लग रहा है। इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की असेंबली का मेंबर मुंतखब होना, इसमें मुंतखब पे मैं जोर दूंगा। जी मुंतखब होके जाना बड़े फ़ख्र की बात है। ते जेड़े 11 बंदे बैन कीते उन्हां च तुसी भी जे पाए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ओह यस, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर, ग्रेट ऑनर एज वेल। नो डाउट अबाउट सर मुझे ये बताएं, आपने तालीम तो हासिल की थी फाइनेंस की, और उसके बाद आपने सीएसएस भी कर लिया था जी। और सीएसएस करने के बाद ये आप पॉलिटिक्स में कहाँ आ गए? होता ही मुश्किल से है, जब आपने कर ही लिया था तो फिर छोड़ क्यों दिया? मैं एक देहाती पस मंज़र का बंदा हूँ, और देहातों में जब भी कोई लड़का जवान होता है तो उसके घर में एक शोर शुरू हो जाता है कि नौकरी की लिए कोशिश करो, नौकरी के लिए कोशिश करो। तो मैं भी चूँकि उस माशरे का हिस्सा था, तो मेरी भी परवरिश में और तरबियत में ये शामिल था कि जैसे ही ग्रेजुएट होना नौकरी करनी है। लेकिन मेरे एक थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ ये थी कि मैं नौकरी बराए नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं खिदमत का भी मेरे अंदर था कि लोगों की खिदमत के लिए नौकरी करनी है। तो जब मैं सर्विस में आया तो कोई 5-6 महीने बाद ही मुझे आइडिया हो गया कि दिस सिस्टम इज़ नॉट डिज़ाइन टू सर्व द पीपल। अच्छा। इट्स एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम विच वॉज डिज़ाइंड बाय आवर रूलर्स, फॉर्मर रूलर्स जो ब्रिटिश थे। तो उसको हमने कभी तब्दील ही नहीं किया। इस सिस्टम का जो लोग हिस्सा बने, इसमें रहते हुए लोगों को सर्व कर सकें, इस तरह ये सिस्टम डिज़ाइन ही नहीं किया गया। द मोमेंट आई रियलाइज दैट आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम द सर्विस, और फिर मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, चूँकि 3 साल मिनिमम सर्व करना होता है। हमने एक एफिडेविट लिख के दिया होता है गवर्नमेंट को। तो वो 3 साल करते करते 6 साल हो गए। 6 साल बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे तो ये जब आपने रिजाइन करने का सोचा तो घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन आया? घर वालों की तरफ से कोई खास रिएक्शन अच्छा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं कि अरे भाई अभी तो बने थे और तुम अब जब छोड़ रहे हो? मेरे फैमिली का इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद माशाल्लाह खुद पढ़े लिखे आदमी थे। वो मेंबर पार्लियामेंट 2 दफ़ा खुद भी रह चुके हैं। अच्छा। और उन्होंने भी सीएसएस क्वालिफाई किया था। तो हमारी जर्नी बड़ी मिलती जुलती थी। तो इसलिए उन्होंने मुझे इंकरेज किया, बल्कि कि आप बजाय इसके कि सर्विस में रह के ना कुछ करने की आपको मौका भी नहीं मिलता, तो बेहतर है पॉलिटिक्स में आके लोगों की खिदमत करो। सीएसएस करके और सीएसएस वाले को डर रहे हैं फड़ ना लेना। बिल्कुल ठीक बात की है इन्होंने। तो अहमद साहब, पीटीआई का ख्याल भी उसके बाद ही आया? नहीं सर, मेरे बुजुर्ग पहले पीटीआई के अच्छा, ही थे। फैमिली मेरे वाले वालिद थे ऑलरेडी? जी बिल्कुल। मेरे वालिद लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे 2013 में। ओके।
तो वैसे मेरा ज़ाती तौर पे खान साहब की तकारीर सुन के उनकी सारी जो सोच और फिक्र थी उसको भांपते हुए मैंने ये फैसला किया कि मुझे पीटीआई का साथ देना चाहिए, जबकि मेरा हल्का इंतखाब जो वो रायविंड है, रायविंड में रहते हुए आप सोच भी नहीं सकते अदर देन नून लीग। पहली बार कंटेस्ट किया और आप जीते हैं इस बार। जी बिल्कुल। इससे पहले ये किसके पास थी सीट? नून लीग के पास ही थी जी, मिर्जा जावेद मिर्जा जावेद साहब। अच्छा, वो आपने उनको हराया? नहीं, उनको टिकट नहीं इस बार दिया गया। इस बार उनको टिकट ही नहीं दिया? उन्होंने फिल्म दा मिल गया सी यार, वो तो किसी और को दे दिया था ना उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने जिसको दिया था उनको आपने हरा दिया जी। तो ये मिर्जा जावेद साहब भी ठीक थे ना फिर तो। अब तो नून लीग वाले सोचते होंगे। जी बिल्कुल। मैडम क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताइए कि आपने शो देखा हुआ है? मैंने शो देखा हुआ है। सो यू हैव एन आइडिया? यस, आई हैव एन आइडिया। जबरदस्त। और मुझे ये बताएं कि पहले तो आपका ये जो नाम है जी, ये बड़ा यूनिक है। बिल्कुल। ये लगता है कि बंदा रबानी तक पहुंचा है, लेकिन आखिर में आपने ए डाल के। वो हाइट के हिसाब से हाइट के हिसाब से नहीं, मगर लंबा नाम है ना रबानिया, ये बड़ा एक यूनिक आपको अपनी स्कूलिंग में और कॉलेज डेज के अंदर भी ये सुनने को मिला? बिल्कुल, अभी तक होता है। और अगर कोई कॉल करके पहली दफा ठीक नाम ले ले तो वो फिर बड़ी हैरानगी की बात होती है कि कैसे ठीक नाम ले लिया। अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त के अब्बू ने कहा है कि एक तुम्हारी दोस्त है जिसका नाम लजानिया से मिलता जुलता है। तो इस तरह के जोक्स तो हमेशा से रहे हैं मेरे नाम के साथ। मगर ये बिल्कुल एक बड़ा यूनिक नाम है आपका और मुश्किल से थोड़ा जुबान में, हमें इतनी आदत हो चुकी हुई है कि उसमें ए डालते हुए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मगर ये आपने बड़ा जबरदस्त फैशन भी किया हुआ है। थैंक यू। ये आपकी अपनी क्रिएशन है या किसी से आपने उठाया आइडिया? नहीं, मेरी अपनी क्रिएशन है, बट ये मेरी खाला बनाती हैं बड़े अच्छे कपड़े। अच्छा। तो ये उनकी शॉल है। और आप विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो किस मीडियम में आप काम करती हैं? मैंने फोटोग्राफी में ट्रेंड हूँ और मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फोटोग्राफी, जो हम आम जिंदगी के हालात देखते हैं और इर्द गिर्द अपने लोगों की इंटरेक्शंस देखते हैं और सड़कों पे निकलते हैं और हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं पर हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसी माहौल के साथ चल रहे हैं और कुछ चीज़ें आपकी नज़र से गुजर जाती हैं और हम सोचते नहीं उसके बारे में। तो उस तरह के सीन्स, उस तरह की कहानियाँ, उस तरह के लोगों से मिलना और उनको डॉक्यूमेंट करना बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है। और उसके साथ साथ मैंने अपना मास्टर्स क्योंकि आर्ट एंड डिज़ाइन में किया हुआ है तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा खुल जाती हैं। चाहे आप फ़ोटोग्राफी को लेके किसी और डिजिटल मीडियम के साथ काम करना चाहें, चाहे आप फिल्म में जाना चाहें, चाहे क्यूरेशन की साइड पे जाना चाहें, तो मैं फ़ोटोग्राफी एंड क्यूरेशन करती हूँ। और क्यूरेशन से मुराद ये कि फ़ोटोग्राफी के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंपाइल करना, फ़ोटोग्राफर्स को इकट्ठा करना, उनके एग्जिबिशंस कराना, उनके लिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बनाना। अभी हम लोगों ने एक यूके का ट्रिप किया था जिसमें हम आर्टिस्ट को बाहर लेके गए थे और वहाँ पे यूके में वो डिफरेंट आर्टिस्ट से मिले थे, गैलरीज से मिले थे, क्यूरेटर्स से मिले थे। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना बेसिकली क्यूरेटर की। तो आप यूके बंदे ले जाती हैं? अभी लास्ट जो हमने किया है प्रोजेक्ट उसमें मुझे भी ले जाए, 20 लाख दूंगा आपको। ठीक है। वैसे मैं भी जाना चाहता हूँ, जिंदगी में नहीं ना गया यूके। यूके नहीं गए तुम? भैया नहीं ना गया, नून लीग में होता तो जाता। बाज आ जाओ, तुम ऐसी बातें ना किया करो। मगर ये आपको ख्याल कैसे आया ये सब कुछ करने का? मैं आर्ट फैमिली से ही हूँ। अच्छा, आप फैमिली वाइज आर्ट से हैं? जिस तरह वो फैमिली वाइज उनके भी पॉलिटिक्स में थे तो आपके आर्ट में थे? बिल्कुल। और मेरी अम्मी आर्टिस्ट हैं और अक्सर मेरे अब्बू ये शिकवा करते हैं कि तुम मुझे क्रेडिट नहीं देती, तो मैं आज चाहूँगी कि मैं ज़रा उनको भी क्रेडिट दे दूँ शो पे। लेकिन ये कि फैमिली में आर्ट था और आर्ट की कन्वर्सेशंस। और अब्बू को आपने क्रेडिट किस बात का दिया है अभी? एक्सपोजर का। अच्छा, मैंने कहा शायद आपके अपने अब्बू होने का क्रेडिट दिया आपने। क्लियर तो कर दीजिए किस चीज का क्रेडिट है? नहीं, इसका कि तस्वीर घर चला रही हूँ, बड़े पेरेंट्स की सपोर्ट से चला रही हूँ, जो भी फील्ड में चूज की है, जो भी काम किया है। और आई हैड द एक्सपोजर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो आई वाज सराउंडेड बाय दिस कन्वर्सेशंस, इस तरह की बातें, इस तरह की कहानियाँ, कभी पोइट्री, कभी म्यूज़िक एंड डांस से एक्सपोज होना, पेंटिंग से एक्सपोज होना, ऐसे लोगों से मिलना। और उसके बाद तस्वीर घर जब शुरू किया तो तस्वीर घर इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे आप क्यूरेशन करती हैं और एग्जीबिशंस करती हैं, बिल्कुल, मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स की। इट्स नॉट जस्ट फोटोग्राफी और नो, इट्स नॉट लिमिटेड टू फोटोग्राफी। उसमें और भी हमारी रेजिडेंसी होती है हर साल, उसमें हर तरह के आर्टिस्ट आते हैं, उसमें म्यूजिशियंस भी आते हैं, म्यूजिकल नाइट्स भी होती हैं, पोइट्री रिसाइटल्स भी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि मैं उस फैमिली से थी, उस माहौल में पढ़ रही थी, तो पता था कि इस तरह के क्या आइडियाज़ हैं और दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं। और उसी साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट तो था। तो आपकी मम्मी जो पिक्चर बना लेती हैं कागज पे पेंसिल के साथ? वो एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा करती हैं। ये क्या होता है?
एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें पता ना चले कि क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा, बस उन्हें डब्बा फाड़ के तो छूटे यार। यानी कि वो पता ना चले कि क्या हो रहा हाँ है। जी, उसको नॉन रिप्रेजेंटेशनल कहते हैं ओके, बेसिकली। मतलब कि वो पेंटिंग की दुनिया में गपशप करते हैं। जी। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच, सर, आप अपने फारिग टाइम में कोई ड्रामा मूवी देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। किसकी? नेटफ्लिक्स पे जो भी अवेलेबल मिल जाए। अभी रिसेंटली देखा मैंने मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में शायद उसका आया, वो रिसेंटली देखा। इसके अलावा थोड़ी बहुत रीडिंग भी कर लेता हूँ फारिग टाइम में जब कोई क्या मौका पसंद मिले। है पढ़ने में आपको? कोई भी इंटरेस्टिंग बुक कोई रिकमेंड कर दे तो मैं पढ़ लेता हूँ। ख़ास करके मेरा ज़्यादा हिस्ट्री में शौक है। हिस्ट्री में रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी है, द एनार्की। ओके, इंडो पाक की हिस्ट्री पे बेस्ड है। एनार्की वैसे ही आजकल तो पाकिस्तान तो जब से बना है तब से ही एनार्की चल रही है। हाँ, लेकिन ये इससे पहले की हिस्ट्री है, पाकिस्तान के बनने से पहले की सारी 47 से प्रायर जो ब्रिटिश राज था उस पे ये बुक है तो सारी। वैसे आपने ये नोटिस किया कि आजकल के दिनों में आपने किताब पढ़ी तो एनार्की सीरीज देख रहे हैं तो मिर्जापुर, उसके बाद पंजाब असेंबली में आपने क्या करना है? एनार्की ही होगी पंजाब असेंबली में एनार्की, भी। और वो भी कोई मिर्जापुर का कैरेक्टर ना आप अपने अंदर रख लीजिएगा। आपको नहीं। भी मैडम मॉडलिंग का सुना है शौक भी है? कुछ अर्सा की है, कुछ साल की है बल्कि। अच्छा। बट आजकल तो नहीं कर क्यों रही। छोड़ी, स्लिप हो गए सर? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, शुक्र है। तो ये शौक कैसे हुआ आपको, या वाज बस- इट जस्ट एन एक्सपेरिमेंट दैट यू वांटेड इट टू डू? वॉज एन एक्सपेरिमेंट। मैं किसी फोटोग्राफर के साथ, हम कोई फोटोग्राफी प्रोजेक्ट कर रहे थे और उनको आगे से कोई गिग मिली, उन्होंने मुझे कहा कि आप गिव इट अ ट्राई। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, और फिर वहाँ से टुक ऑफ एंड कुछ साल फिर मैं करती रही। लेकिन फिर वो ये हुआ कि तस्वीर घर जो स्पेस में चला रही हूँ वो इतना फुल टाइम हो गया कि मैंने फिर उसको थोड़ा साइड पे करना शुरू कर दिया, मॉडलिंग को। और फिर वो मैंने इतनी कंटिन्यू नहीं और ये की। रैंप की आपने या नहीं, शूट्स किए, और कैंपेन आपकी शूट्स। तो हाइट भी माशाल्लाह काफी ज्यादा है। Thank you, हाँ जी। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10", माशाल्लाह। और उस पे आपने हीलें भी पहनी हुई हैं। इतनी लंबी नहीं पहनी, छोटी चले है। वो जितनी भी हैं ਤੁਸੀਂ तो मतलब- बड़ा इजीली कबूतरां ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ कर लेंदे हो। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा शो पे आप जरूर हील पहन के जाना। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी जुगतियां पड़ेंगी, नहीं, तो नहीं। इसलिए मैं क्यों, प्रिपेयर्ड आई हूँ। खास वजह थी हमारे शो पे ही हील्स पहनने की? नहीं, वैसे ही कि तैयार होके जाना तो दे मेंट के हील अच्छा। पे पहनना। तो मैंने कहा यार जुगतियां पड़ेंगी। मतलब हील्स पे हम क्या जुगत कर सकते नहीं, वैसे हैं? हाइट के हिसाब से अक्सर लोग करते हैं, मजाक करते अच्छा, हैं। आपके साथ उमूमन करते हैं लोग हाइट के ऊपर? हाँ करते ਅਸੀਂ हैं। जुगत नहीं करना, बस ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਾਲੇ ਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ और कोई ऐसी बात नहीं। प्रिपेयर्ड आई हूँ मैं। आपकी फैमिली में और भी लोग लंबे हैं? दोनों साइड ऑफ फैमिलीज में टॉल लोग हैं। मेरे अब्बू बहुत टॉल हैं, मेरा भाई भी टॉल है। अच्छा, तो यानी कि सारे ही टॉल आप चल रहे हैं, हाँ, तो टॉल है एक ही लेवल पे बात करते हैं आप सारे घर में। तकरीबन। आपको भी है कोई शौक फिल्में, किताब, किसी चीज का? हाँ, जब फ्री हूँ तो कोशिश करती हूँ डॉक्यूमेंट्रीज हों हिस्ट्री की, जिस तरह इन्होंने कहा। और आजकल एक नेटफ्लिक्स पे बहुत इंटरेस्टिंग आई हुई है, ब्रेक पॉइंट, वो टेनिस पे है। ओके। तो वो एक रीसेंट इंटरेस्ट है मेरा। टेनिस या ब्रेक पॉइंट? टेनिस। ओके, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री मैंने कल परसों ही खत्म किया, तो दैट्स आल्सो तो इंटरेस्टिंग। आपने खेलना शुरू की टेनिस अब? अभी तो नहीं, आप ट्राई तो करिए। अभी तो नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ मेरा रहा है। कॉलेज के टाइम तक स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी ताल्लुक रहा है। मैं अपने कॉलेज की स्पोर्ट्स की प्रेसिडेंट थी, तो काफ़ी मैंने और कौन सी स्पोर्ट्स खेलती थी आप? मैं जेवलिन भी की हुई है, लॉन्ग जंप की हुई है, बास्केटबॉल ही काफी- बनती है आपकी? बास्केटबॉल स्कूल में की थी, हाँ, वॉलीबॉल इस तरह की चीज़ें। इस तरह की- लेकिन फिर आर्ट्स के बाद इतना टाइम नहीं मिला कि कुछ किया जाए। नहीं मिल सका वो। वैसे आपको स्पोर्ट्स का शौक है सर? जी बिल्कुल। कौन सी? मैं सर स्क्वॉश खेलता हूँ रेगुलरली, ओए होए होए, अच्छा। और इससे पहले क्रिकेट भी खेलते रहे, ये बड़े सॉकर अरसे भी बाद खेलता हमें कोई रहा। स्क्वॉश प्लेयर मिले हैं जो कि स्क्वॉश खेलते हो क्रिकेट रेगुलरली। भी खेलते रहेंगे तो। क्रिकेट तो खैर वो तो इनके कोर्स के अंदर है। हाँ जी। मगर स्क्वॉश जो है वो हमें बड़े अरसे बाद कोई प्लेयर मिला है जो इंसान रेगुलरली खेलता हो स्क्वॉश। तो ये तो बड़ा सर वन ऑफ द टफेस्ट गेम्स। वन ऑफ द टफेस्ट गेम, नो डाउट। जी रीच, रब्बानिया, आप पेंटिंग करती हैं, आपने मॉडलिंग की हुई है, स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट है, आप एक्टिंग की तरफ जाएंगी अगर आपको मौका मिलता है? मैं हाँ ट्राई तो करना चाहूँगी, हाँ ट्राई करना चाहूँगी। और अगर कभी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री या कोई फिल्म बनी जो नाजिया हसन पे हो तो मैं ज़रूर वो रोल करना चाहूँगी। आपकी अच्छा, रिजेम्बलेंस ये आपने है। सोचा भी हुआ कि मुझे नाज़िया हसन पसंद साहिबा है। अगर बनी हाँ। तब आप करना चाहेंगे? हाँ, आप मैं हैं ज़रूर भी करना जैसी चाहूँगी। वरना कोई नहीं? नहीं, वरना भी करना चाहूँगी, लेकिन वो एक मेरे जहन में है, तो मुझे लगता है वो रोल अगर कभी आया तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं, अगर वो रोल ना आया और कोई और रोल आ गया तो फिर ट्राई तो ज़रूर करूँगी।
देखते आपने हैं कभी कि- किया थिएटर कॉलेज में या कभी ऐसा कुछ? इतना ज़्यादा नहीं, इतना इतना ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बस मॉडलिंग की हद तक जो वीडियोस होती हैं वो होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं तो किया। क्या आपके फेवरेट एक्टर्स वगैरह हैं जो आपको, जिनका काम आपको पसंद हो? मायरा खान मुझे बहुत पसंद है। ठीक मायरा है। खान जब वो वीजे थी हाँ। तब से मैं उनको फॉलो करती हूँ। ओह, आई हो, हो, रियली लाइक हर। उसके अलावा हमारे हैं मोहिब मिर्जा, आई रियली लाइक हिम आल्सो। मोहिब मिर्जा? हाँ जी। आपने देखी थी वो, उनकी फिल्म थी इशरत मेड इन चाइना? नहीं वो नहीं आपने मैंने वो देखी देखनी थी, थी, आपको बहुत मजा आता अगर आप मोहिब की फैन हैं। हाँ, नहीं उनका कुछ काम मैंने फॉलो किया है, इतनी रेगुलर फॉलोअर नहीं हूँ, बहुत सारे जो आजकल चलते हैं ड्रामाज, आप नहीं देखती हैं ड्रामे वगैरह वैसे? नहीं नहीं। ओह, ओके। लेकिन ये है कि कभी कभी देखूं तो मोहिब मिर्जा आई लाइक हिम। रबानिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता ये ऐनक मसलन शौक के साथ लगाई कि या फिर मोबाइल पे गेम में? नहीं नजर की। मोबाइल पर गेम में। लेकिन आप माशाल्लाह इधर से बहुत ज़्यादा जिस तरह मुझे प्यारी लग रही हैं, आपको भी उसी तरह प्यारा लग रहा है। जी देखिए इतनी प्यारी लड़की मुझे कह रही है कि प्यारे लग रहे हैं, तो इसका मतलब कोई है। सोचे क्या होगी मजबूरी। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। थैंक यू थैंक यू। वैसे जिंदगी में आपको भी कोई प्यारा लगा है? अभी आपको कहा है, आप लग रहे हैं प्यारे। अच्छा मैं आपको प्यारा लग रहा हूँ, क्या क्या खूबी है मेरे में, सच बताना आपको। बस यही कहना था कि प्यारे लग रहे हैं बस। इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਾਂ लगी है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं प्यारा लग रहा अच्छा नहीं, कोई आइडियल भी होता है ना जिंदगी में, कोई शख्स आइडियल हो कि ये जिंदगी में ऐसा शख्स होना चाहिए, तो वो क्या है आपकी नज़र में? मिल के पता चलता है, अगर मिल मिल के तो गए हैं, बताएं। कि बात करके कोई प्रोफेशन के अंदर भी इंटरेस्ट हो, प्रोफेशन समझें कि काफ़ी फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होते हैं, तरह तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, काइंड हो, रिस्पेक्टफुल हो, इस तरह की जो मैंने तो फ्लेक्सिकल कैजुअल का नहीं पता लगता, कोई काइंड भी रिस्पेक्टफुल ही कहता था। ये तो है फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब स्केड्यूल। मेरा तो जो मैदा खराब हो गया तो कहते डॉक्टर फ्लेक्सिबल खा लिया कितनी। عجب هذا قضية ايش هذا يا حبيبي؟ महाजिब لا خلي ما يبغى بس انت غلط بس फिर मैं ही गलत हूँ पाजी। आई नो। नहीं सर मैं ही गलत हूँ ना। आज वजह क्या है तुम्हारे गलत सर जी सवेरे सवेरे उठे ने मेरे ख्याल ख्वाब च कोई चीज़ देखी ने तो रौला पाता पेंट लेके आओ पेंट लेके आओ। मैं फिर गया जाके 3 पीपे ले आए। हाँ। मैं कहा करो जी कितने पेंट करना है? हाँ। वो कहते ने घर पेंट नहीं करना। तो फिर? मैंने कहते ने पेंटिंग बनाई थी वो पेंट लेके आ। ओ يا चौधरी كان جد الفنان عظيما بصريا। कहते जी मेरा ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ हाँ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ पेंटर ਸੀ। ايوه فيجوال ارتست। ਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਸੀ। ايوه ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। لقد ورثت الفن। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। वाह वाह वाह। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, हाँ 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 ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5 ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਾਰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। क्यों? ايوه حقي جد العظيم البصير والسريه على صغيرتي। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਤਰਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ। तो फिर? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੇਂਟ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਭਰਿਆ, ओए होए होए। ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਟੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। हाँ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ। ओए होए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। 10 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇਂ। ओए होए। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। So what happened then? ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ। Okay। ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਈ ਕਮਾਲ पेंटिंग बनाई। अच्छा। लेकिन आप बेहोश पे क्यों? ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। हाँ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ओए होए। 2 ਟੈਂਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਧੋਤਾ ਹੈ। हाँ। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਟਰਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ। ओके ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਰ। ओके। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ। हाँ व्हाट पेंटिंग? ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ايوه هذا الفن العظيم। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਬਣਾਇਆ। हाँ। ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ كيف؟ ਹਾਥੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰ। ਕੱਲ੍ਹ ايوه 6 الشهر ما يجي نفر। ਹਾਂਜੀ
कि फिर कहने जी 6 महीने पेंटिंग लगी रही, किसी ने कोई कमेंट्स नहीं किया, किसी ने खरीदी भी नहीं। ठीक है। अखीर फिर इन्होंने मेरा नाम लैके करोड़ों रुपए की बेची है सर मैनू ही, ते मैं ही ਲਈ है सर। لا لا انا بدي فلوس। कहना भी आपस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ हैप्पी ਹੋਏ ਨੇ। ओके। हाँ, और लोगों को पता भी इन्होंने बनाई सी तो बहुत महंगी सी तो बड़ी महंगी बिकी। يا चौधरी هو ما في معلوم، انا يبغى بس واحد شخص يستطيع ان يفهمه। कोई बंदा ऐसा दे जिसको को चलो ये काम सीख लीजिए, शौक हैगा। لا لا هو प्रोफेशनल يبغى बस। We have a guest over here. She is a visual artist, Rabania. ما شاء الله، السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। ايوه سيم سيم ها। अच्छा उन्होंने कह रहे हैं ايوه اوه السلام عليكم، माशाल्लाह। كيف الحال؟ बाजी हाजा विजुअल आर्टिस्ट। انا عارف انا عارف نعم. انت شوف حقي فنان والله ما شاء الله कहने كبير। मैं थोड़ियां पेंटिंग्स देखियां ने, बहुत मैंने पसंद आई ने। वो बाय द वे उनके अपनी एक गैलरी भी है, वो तस्वीर घर के नाम से, तो आप अगर चाहें तो वहाँ भी अपना काम एग्जिबिट कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं गैलरी तो इन्हों की भी है, वो तो सिर्फ मेरियां तो इन्हों दी तस्वीरें। كل كل مشكلات خلاص। बस कहना मुक गई गल फिर। ايوه انا اسوي بينت انت سيل। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ठीक है। ਬਣਾਣਗੇ ਹੀ। ايوه اول دعوه الطعام سوي ميتنج ماشي। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਇੰత ਦਾਵਤ ਇਤਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, برج خليفه يا حبيبي। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। وهو ما في فيجوال ارتست। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। वेलकम बैक टू गपशप। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिहा है। मेरा सवाल मैम से है कि मैम आप खुद एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, लेकिन आपका फेवरेट फ़ोटोग्राफ़र कौन है? एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं हेनरी कार्टियर, उनका काम पसंद है। इंडिया में बहुत इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं रघु राय, उनका काम बहुत पसंद है। यहाँ पे एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में आरिफ अली, वो बल्कि मेरे मेंटोर भी रह चुके हैं किसी टाइम में। तो काफ़ी लोग हैं जिनका काम काफ़ी पसंद है। और व्हाट पुल्स यू टुवर्ड्स अ सर्टेन पिक्चर और एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, क्या आप फोटोग्राफ करना चाहती हैं उनको? आई थिंक इट्स अ फीलिंग। आप जो अपने इर्द गिर्द माहौल जो आर्टिस्ट देख रहा होता है उससे वो इम्पैक्ट होता है, उससे वो इंस्पायर भी होता है। और कई दफ़ा एक सीन देखकर आपको फीलिंग आती है कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ये लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट या हैपनिंग होती है या फिर ये लोग भी होते हैं? लोग भी होते हैं, लोग भी होते हैं। लेकिन ये है कि जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमारी जो स्टडीज़ थी उसके अंदर जो कंसेंट का आइडिया था स्ट्रीट फोटोग्राफी में वो बहुत कम था, उसको कम अटेंशन दी जाती थी। अब बहुत सारी ये कन्वर्सेशंस दुनिया में बदली हैं, पाकिस्तान में भी लोग कॉन्शियस हुए हैं, क्योंकि जब आप किसी की तस्वीर बनाते हो तो आपको नहीं पता कि वो तस्वीर कहाँ वायरल हो जाए, कहाँ चली जाए, उनकी प्राइवेसी क्या हो, उनके कंसेंट क्या हो। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में ये बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पिछले कुछ सालों में, ख़ास तौर पे विद सोशल मीडिया। तो लोग इसमें बिल्कुल होते हैं, लेकिन जब आप कोई असाइनमेंट करते हो फोटोग्राफी की तो फिर आप कंसेंट लेते हो कि आप किन को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आप किस डॉक्यूमेंट्री के लिए कर रहे हो, किस असाइनमेंट के लिए कर रहे हो, कहाँ पे लगेगा ये काम, बहुत सारे लोग देखेंगे। और फोटोग्राफी का आपको पता है कि आप किसी एग्जीबिशन पे भी अगर देखो तो अपने फ़ोन में लेके यू कैन पोस्ट इट एनीवेयर। तो ये कन्वर्सेशंस पाकिस्तान में नई हैं कि आप ज़रूर फोटोग्राफ करें लोगों को, लेकिन उनकी प्राइवेसी उनके कंसेंट के हिसाब से। मैं भट्ट साहब से पूछना चाह रहा था भजन कि पढ़े लिखे भी माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमे, अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? क्योंकि मैंने तुसी परेशान लग रहे, मुझे लगता ਤੁਹਾਡੀ अरेंज हुई है। क्योंकि तुसी पूरी दुनिया भी घूमे जे, तो मैं क्योंकि मेरी हो नहीं रही। हाँ जी, हर कोई रिजेक्ट करके आ रहा, मैं चलो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਾਰੀ करके जानी है। उनको आज तक रिजेक्शन ही मिली है। अच्छा जी, हाँ हाँ जी, जो यार रिसेंटली होनी लाइव हुई। नहीं सर वो भी रिजेक्ट ही ने। अच्छा, तो वैसे बताएं कि आप लव होनी चाहिए अरेंज कि होनी करता ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, जिस तरह लिखी हो उस तरह। लेकिन मसलन ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ, ਸਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। और आप तो
यूनिवर्सिटी भी कनाडा गए थे तो उस वक्त तो आपकी शादी नहीं हुई होगी? लाजमी बात है, बगैर शादी की गया था मैं, 19 साल का था जब ओए गया था। होए तो फिर तो अब वो अब नहीं बता सकते ना कि अब वो उसे मैंने घरों कढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਰੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲਵ ਜ਼ਰਾ ਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਬਸ ਡਨ ਹੋ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। सर, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आपके ख्याल में कोई तो मौजूदा हुकूमत ने ऐसा काम किया होगा जिसको आप भी सराहते हैं? अच्छा काम मुझे तो कोई ऐसा अभी तक नहीं लगा कोई तो जिससे होएगा। मुतासर हुए हों, मुझे तो कोई नहीं लगता। देखें, हुकूमत का काम है बुनियादी तौर पे लोगों के लिए ईज़ पैदा करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए पाकिस्तान में, लोगों के ऊपर मुसल्लत होना नहीं। देखिए अभी ये जैसे हमारे साथ बैठी हुई रबानियाँ ये काम करती हैं, कारोबार करती हैं, अगर इसी तरह से आप सहूलतें पैदा करेंगे तो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। अब मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कारोबार करते हैं लेकिन वो अपना पैसा, अपना सरमाया यहाँ से बाहर लेके जाने पे मजबूर हो गए। यहाँ पे आप कोई भी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो 20 महकमे आ जाते हैं आपसे अपना हिस्सा वसूल करने के लिए। तो हमारा अपना सरमायाकार यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहा है, बाहर से पैसा कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो कोई भी हुकूमत हो, मैं नहीं कहता ये मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, किसी भी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी अपने शहरियों को काम के मौके फ़राहम करना, जो कि कभी आज तक किए नहीं गए। कोशिश की थी खान साहब ने, कुछ अर्सा उनकी मुख्तसर सी हुकूमत रही, उसमें उन्होंने काफ़ी इस पे काम भी किया, उनकी गवर्नमेंट में काम होता रहा, लेकिन उपाय तकमील नहीं पहुंच सका चूँकि दरमियान में ही चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आपका जो सवाल था, मेरे ख्याल से मुझे तो अभी तक कोई भी ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा मौजूदा हुकूमत का जिससे मैं कह सकूँ मैं मुतासिर हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साउद है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे नून लीग के हालात जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये हुकूमत कामयाब हो पाएगी, तो आने वाले वक्त में इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे कि नहीं, उसके वाले से? मुझे नहीं लगता ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ खैर। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इमरान खान साहब? देखें, बात ये इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क बहुत बड़े बुरहान से गुजरा है, बल्कि ये जुमला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारा मुल्क बुरहान से कभी निकला ही नहीं यार। हर इलेक्शन में उन्हीं लोगों को बार बार हम वोट देते जाते हैं जिनको बेशुमार दफ़ा आजमा चुके हैं हम कई दफ़ा पहले भी। एक अच्छा इंसान अगर सामने आके मुल्क की खिदमत करना चाहता है, हम उसके लिए वोट नहीं करते। हम पता है किसको वोट करते हैं? जिसके साथ कोई 10-12 गनमैन हों, उसके पीछे 2-3 डाले हों, इन चीज़ों से हम मुतासिर होकर वोट देते हैं। या दूसरे जो बेचारे देहाती लोग हैं वो इस चीज़ की वजह से वोट करते हैं कि मेरा कोई बहनोई मेरे घर पे चल के आ गया वोट मांगने के लिए, मेरा दामाद चल के आ गया। ये नहीं देखते कि उम्मीदवार आपकी नुमाइंदगी करने का अहल भी है या नहीं, असेंबली में जाके अपने हल्के के लिए कुछ कर भी सकता है या नहीं। एक लेजिस्लेटर का बुनियादी काम होता है लेजिस्लेट करना, ना कि डेवलपमेंट के काम करवाते रहना। डेवलपमेंट करवाती हैं लोकल गवर्नमेंट्स। हमारे मुल्क में बदबख्ती है कि पिछले कई सालों से लोकल गवर्नमेंट्स डिसफंक्शनल है, जिसके बायस लेजिस्लेटर्स अपना बुनियादी काम छोड़ के डेवलपमेंट के पीछे भागते फिर रहे होते हैं। बुनियादी काम पे उनकी तवज्जो ही नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सर इफ्तिखार ठाकुर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इनकी पोइट्री की वजह से। इनकी पोइट्री की वजह से? मतलब जो इस सेट पे पोइट्री करते हैं, मैं बहुत शौक से वो देखती हूँ। अच्छा, मैं भी घबरा गया, मैं क्या मेरा पोइट्री फार्म तो है ही नहीं। पोइट्री। अच्छा, तो मैं इनकी ही पोइट्री में से एक पोइट्री, इन्हीं की पोइट्री में से आप? जी, जिन्होंने इस सेट पे की है, मैं उसी में से एक। जी जी जी। फूल तो फूल हैं, यहाँ खार बदल जाते हैं, खौफ में लोगों के किरदार बदल जाते हैं। एक दौर वो था कि लोगों का बदलता था दिल, एक दौर ये है कि लोगों के दिलदार बदल जाते हैं। ऐसे आपको भी कोई है पोइट्री वगैरह में इंटरेस्ट दोनों को? मैंने पंजाबी पोइट्री पढ़ी हुई है। ओके, तो है याद कोई? जी बिल्कुल। तो सुनाइए ना कोई। तकड़ी वट्टे पित्तल दे विच सोना तोलन लोग, तकड़ी वट्टे पित्तल दे विच सोना तोलन लोग, बंदा बंदा तां बनदा जे दुख सुख फोलन लोग। रबानी, आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? मेरे नाना एक शेर बार बार पढ़ते हैं, वो मुझे भी याद आ रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। गौर करो जरा तुम।
ये एक बड़ा मशहूर और ऐसा शेर है जो कि अक्सर पाकिस्तानी सोसाइटी के मर्द हजरात पढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है। मेरा सवाल मैम से और सर से दोनों से है कि आपने बहुत सी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल्स की होंगी, बट आपकी कौन सी फेवरेट कंट्री है? कौन सी कंट्री जी आपकी फेवरेट है? मैंने काफ़ी जगहों पे ट्रैवल किया, लेकिन सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर टीवी पे बैठ के सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ़ करने लगा हूँ। पिछले साल मुझे पहली दफ़ा मौका मिला स्कर्दू जाने का। स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान मेरा ख्याल है शायद दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत तरीन जगह हैं। क्या बात, कहीं आपको पाकिस्तान से बाहर जाके ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत खूबसूरती है। वो तो पाकिस्तान हो गया ना, उसके अलावा बताइए। इसके अलावा मैं कनाडा में रहा हूँ, कनाडा में भी बहुत कनाडा का खूबसूरत टाइम जगह है। आपको लगा कि बहुत अच्छा था? बहुत बात है, time कॉलेज का था, टाइम था वो, और इतने साल रहे आप। व्हाट अबाउट यू? नेपाल। नेपाल। आई रियली लाइक्ड नेपाल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे आपको अपनी जो एक कलेक्टिव हिस्ट्री है उसकी फीलिंग आती है। टेम्पल्स भी हैं वहाँ पे, आप उनके कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बहुत कल्चरली रिच है। और क्योंकि वो कॉलोनाइज नहीं हुए थे तो उनमें वो वेस्टर्न टच जो है वो बहुत कम है। अगर इजाज़त दें तो एक बात इनका जो सवाल है उसके हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा, जो अभी रबानिया ने जिक्र किया कल्चर के हवाले से। मैं जब कनाडा गया ना जी, शुरू के दिनों में एक बड़ा कल्चरल शॉक लगा मुझे। वहाँ पे आप स्ट्रीट पे जा रहे हो ना, तो जो भी सामने से मर्द या खातून जो भी कोई आ रहा है वो आपको ग्रीट ज़रूर करता है। हाँ। हेलो हाय बोल के जाते थे। मुझे ये बड़ा अजीब लगता था। हमारे यहाँ पे तो बड़े घूर के देखते हैं एक दूसरे को, कहीं किसी के साथ आई कांटेक्ट हो भी जाए अगर, तो बिला तफरीक खातून आ रही है या मर्द आ रहा है वो आपको ग्रीट करके गुजरते थे। तो मेरी एक वहाँ पे टीचर थी, प्रोफेसर थी हमारी, मैंने उनसे पूछा ये बड़ी अजीब सी बात लगी है मुझे, मैं लोगों को जानता भी नहीं लेकिन जो भी आता है वो ग्रीट करके जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, इट्स ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर टू बी पोलाइट। हमारे यहाँ पे क्या है, हम अगर स्ट्रीट पे जा रहे हैं, मैं किसी को देख के स्माइल भी करूंगा तो अगला आगे से यूँ घूर के देखेगा, पता नहीं क्यों हंस रहा है मैंने देख के। हाँ। जबकि ये बड़ी मायूब चीज़ है। कनाडा के हवाले से लोग समझदार हैं। ठाकुर साहब पहली बार गए थे, खलोते ही ने सारे इन्हों के हथ डॉलर दे के अगे निकले। मगर एक्चुअली अब वो भी तो है ना, इसकी भी अब तरीका होता है ग्रीट करने का, या अगर आपने किसी को कहना है मॉर्निंग कहना है या आपने कहना है ब्यूटीफुल डे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मसला ये है कि अब आपके आसपास से कोई गुजर जाए या कोई खास तौर पे अगर कोई खातून है और कोई लड़का गुजर जाए तो वो कहते भी ऐसे हैं कि आपको गुस्सा ही आना उसमें कि क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो। अच्छा अल्लाह माफ करे, वो सलाम को भी खराब करके बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वो सारी ग्रीट निकल जाती है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल शकूर साजिद। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है, भट्टी साहब से। सर ऑब्वियसली यू आर अ न्यू सेंसेशन इन पॉलिटिक्स। अब तक जो आपने पॉलिटिक्स की है उसमें आपकी सबसे जो बड़ी अचीवमेंट रही है वो कौन सी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिलेक्टेड एज एमपीए फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले तो आपकी तस्दीक करूंगा, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं इलेक्ट हुआ। मैंने इसीलिए बात की है कि आपने वो पहले आते ही इसी बात कहा था कि मैंने कहा आप इसकी वो करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने इसलिए बात छेड़ने के लिए चेक किया। बिल्कुल ऑब्वियसली। जी सर, तो कोई आप अचीवमेंट अदर देन जो उसमें आपको फील हुई हो कि आप असेंबली के लिए निकलते हैं और पहुंच जाते हैं? यार मेरा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन था ना, इसकी कैंपेन में हिस्सा लेना ही मैं समझूंगा सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के मुश्किल और खौफनाक हालात में इलेक्शन कभी नहीं लड़े गए। और मैं लाहौर में कम अज़ कम मैं वाहिद आदमी था जिसने खुल के कैंपेन की। मुझे कई दफ़ा गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, मेरे चचा को गिरफ़्तार किया, मेरे कज़न्स को गिरफ़्तार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा रहा। इस सारी सूरत हाल के बावजूद मैंने खुल के कैंपेन की, जैसे आम हालात में इलेक्शंस में कैंपेन की जाती है, जबकि बाकी कोई उम्मीदवार नहीं कर सका, मंजर आम पे ही नहीं आए। मेरे भी हालात वैसे ही थे, लेकिन इसके बावजूद तो क्या आप निकल जाते थे, भाग भूग जाते थे? सर 2-3 मरतबा ऐसा हुआ तो मैं निकल जाता रहा, लेकिन हुआ ये कि मैं इलेक्शन लड़ के अल्हम्दुलिल्लाह जीत के 1 हफ्ते के बाद गिरफ्तार कर लिया गया मुझे। फिर वो क्यों? क्योंकि रायवेंट से जीतना मेरा गुनाह था। गिरफ्तार किया, फिर मैं 1.5 महीना जेल में रहा। जैसे ठाकुर साहब ने आते साथ ही कहा कि पार्टी नहीं चेंज करनी। ठाकुर साहब मेरे ते बड़ा दबाव सी, बहुत प्रेशर सी रायवेंट तो होने दे बायस, इस दे बावजूद 1.5 महीना जेल कट ली, पर अल्लाह दा शुक्र अल्लाह ने हिम्मत दी। कैंपेन करदे सी ना ते पुलिस को दौड़ के ते उन्हें फोन कर दे, पुलिस नूं मैनूं लभ लो। जी मेरा नाम अफशा विर्क है। मैं सर तक अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगी। जैसे हम समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो लोगों को हेल्प आउट करती है, जैसे आप नहीं समझते कि लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट इससे ख़त्म होती है। उनको हम बैगिंग टीच करते हैं कि इतनी ख़वातीन हैं, इतने मर्द हैं,
मोस्टली ख़वातीन जो लाइन में बैठी हुई हैं या खड़ी हैं और 10,000 लेने के लिए, 20,000 लेने के लिए, जितने भी, आपको पता है कि हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है और कुछ ऐसा कर सकते हैं। उनको अगर रोज़गार दिया जाए, एक तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो, दूसरा उनको बैगिंग ना सिखाई जाए, भीख मांगना ना सिखाया जाए, बल्कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट किया जाए। कुछ ऐसा बनाएं कि एक्सपोर्ट करके तो हमारा मुल्क जो है वो ज़र मुबादला कमाए। इस तरह हमारा मुल्क जो है वो भी तरक्की करेगा, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म नहीं होगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो भीख मांगना नहीं सीखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बहुत वैलिड और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। इत्तेफाक से जो हमारी बजट सेशन हुआ है अभी थोड़े अर्सा पहले, बजट सेशन में मेरी पूरी की पूरी तकरीर ही इसी पॉइंट पे थी। बल्कि मुझे एक कोटेशन भी याद है, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है सर, फीड अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश यू फीड हिम फॉर लाइफ। हमारे मुल्क में क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट आई है, इसमें मैं खुल के ये बात करूँगा, आपने बड़ी ही अच्छी बात की, हमारी हुकूमतों का एक ही काम है कि लोगों को सब्सिडीज़ देते जाए। अभी जैसे बजट स्पीच में मरीम नवाज साहिबा ने ऐलान किया कि मैं 70 अरब रुपए का बच्चों को दूध पिलाऊंगी, तो मैंने इस पे उनको कहा कि ठीक है, अच्छा इक़दाम है, बच्चों की नरिशमेंट इंप्रूव करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि 70 अरब रुपए से आप 70 फैक्ट्रियाँ लगा दें कि उनके वालिदैन खुद मुख्तार होकर उनकी नरिशमेंट का ख्याल कर सकें। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज के ऊपर अगर आपने सही जवाब दिया, सो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5,000। आपके ऊपर है कि आप जाना चाहें ना जाना चाहें, दैट्स गोइंग टू बी अप टू यू। तो पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? मैं कर लेता हूँ। आप कर लें, ठीक है जी। बल्कि आई थिंक उनको मौका देना चाहिए। आप बताइए, आप क्या ये मौका लेना चाहेंगी या नहीं लेना I don't चाहेंगी? mind, ठीक है। ठीक है, चलें जी। रबानिया आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर होगा उसमें लीड में, वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? अच्छा, ठीक है, इट्स अ बायोग्राफिकल फिल्म ऑन यू। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, बिलाल अब्बास और हमजा अब्बासी। फवाद खान। फवाद खान होने चाहिए, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी हुमायूं सईद। ठीक है। स्माइल किनको दे रही हैं? फहद मुस्तफ़ा। और फ्लोर किसका आ गया है? अली जफर। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगी, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरमद खूसट और राशिद राना। ओह माय गॉड, सर राशिद तो मेरे उस्ताद रहे हैं, उनका नाम आपने। आई थिंक सर राशिद। सर राशिद को वो आपने चांद, अपना तरीका ढूंढ लेंगे वापस। राशिद राना साहब आप चले गए हैं, आसमान पे रह गए हैं। ठीक है, चांद पे सॉरी रह गए हैं। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, देखी हुई आपने टाइटैनिक? जी। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और जनाब इसहाक डार। ये टाइटैनिक ते जाना कि लड़ाई ते जाना किते? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान टाइटैनिक पे होंगे साथ। वो डूबा नहीं ना देंगे। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहिब मिर्जा और कैसर पिया। I don't think I'm familiar with कैसर पिया। ये कैसर पिया होते हैं। मुझे पूरा नाम नहीं पता उनका। अच्छा, आपको उनका कौन सा नाम पता था? कैसर। कैसर नहीं, उनका पूरा नाम कैसर पिया है। मैंने कहा शायद आपने एक्टर को ही बताया है तो उनका पूरा नाम तो है। मैं इतने ट्रक ठीक करना है। कैसर पिया इनका नाम है। मोहिब मिर्जा डबो दिया आपने। हाँ, डबो दिया। अब वो उनको सॉरी भी करना है ना, तो चलें। देखिए, ये तो सॉरी की लाइफ जैकेट है, दिल से नहीं दे रही हूँ। मैंने इनको ये कहा था, ऐसे ही कहना। ये अब नहीं मुझे भूलेगा। मैनू नहीं भूलना जो तुसी क्या। जी भट्टी साहब, भट्टी साहब बता दीजिए, फिर फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपकी जिंदगी बनने वाली फिल्म में हीरोइन कौन हो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और सबा कमर। महविश हयात कर, महविश हयात कर, ठीक है।
भूल गए खान साहब दी रिहाई। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब मुराद सईद और जनाब अली अमीन गंडापुर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी लेंगे कुरैशी साहब के साथ। स्माइल किन को देंगे? स्माइल दे देंगे मुराद सईद को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? गंडापुर साहब का। गंडापुर साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट है, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। आप खुद अलबत्ता वापस आ रहे हैं जी। किसको वापस लाना चाहते हैं या फिर लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शेर अफजल मरवत और जैन कुरैशी। मुश्किल सवाल है, जनरल नॉलेज मौजूद है। जैन कुरैशी। जैन कुरैशी चांद पे रह गए हैं। ठीक है, 3 लोगों की तकारीर चल रही है टेलीविजन पे। एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार आफरीदी, चौधरी परवेज इलाही और बैरिस्टर गौहर साहब। किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? चौधरी परवेज इलाही। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? गौहर साहब की। और बाहर जा रहा है? तीसरी ऑप्शन कौन थे? ओए होए, ऑप्शन ही याद नहीं है आपको? वो कड़ा जुल्म है, ज्यादती। खैर जो भी है वही तीसरी ऑप्शन। वही तीसरी ऑप्शन है। सर चलें फिर टाइटैनिक पे। जी। देखी हुई टाइटैनिक आपने? देखी हुई। कब देखी थी? बहुत पहले, जब रिलीज हुई थी। कनाडा के ज़माने में? नहीं, उससे पहले। उससे पहले रिलीज हुई थी। आप कनाडा गए थे, 19 साल के थे आप? 2006 में गया था मैं। 2006 में गए थे आप? 2006 में 19 साल के थे? हाँ जी। और टाइटैनिक रिलीज हुई थी 97-98 में जी। आप 11 साल की उम्र में टाइटैनिक देख रहे थे? तो क्या करता और मैं क्या करता और ना देखता। आज भट्टी साहब को ये पता चल गया होगा कि ये 13-14 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। जी, तो टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाइए। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और हिना परवेज भट्ट। टफ चॉइसेस। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। क्योंकि खराब हो जाए टाइटैनिक वो ठीक भी कर लेंगे। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह, अरीज फातिमा और मैडम। बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसको पानी वाला पिस्तौल इंज भी कर देंगे। मैं इस वजह मेरे सामने तो बिल्कुल। अच्छा, दूसरी लाइफ जैकेट में किसको दूंगा? जी, रबानिया को। आजकल हुकूमत डूबती हुई कश्ती है, उनको ज़रूरत है ज़्यादा लाइफ जैकेट्स की। राना सनाउल्लाह को दे देंगे। राना सनाउल्लाह को दे दी है। ठीक है, ये आप दोनों खवातीन नोट कर लें कि आप दोनों के होते हुए उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को लाइफ जैकेट दे दी है। ज़रूरत है ज़्यादा आजकल। अगर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। रबानिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।